इलास्टिसिटी का सेकंड क्लास। कल के क्लास में एक टर्म समझना रह गया था, उनको समझ लेते हैं पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आखिर कोई भी जो सॉलिड है, आपने केमिस्ट्री में लैटिस वगैरह पढ़ा होगा। लैटिस पढ़ा है क्या सॉलिड स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में? नहीं, अच्छा नहीं पढ़ा, हो सकता है पढ़ेंगे। उसमें आपको सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर उसका होगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम, ये वाले मॉलिक्यूल, तो ये वाला मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है। ये वाला नहीं, हर तरफ कई सारे एक मॉलिक्यूल को कई सारे मॉलिक्यूल बाउंड करके रखते हैं। इसी तरह से अरेंजमेंट इसका मान लो तुम समझ सकते हो, जैसे ये मॉलिक्यूल भी किसी अदर मॉलिक्यूल से बना होगा। समझ पा रहे बात को? अब है क्या कि जब आप इस सॉलिड स्ट्रक्चर पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं इसके शेप साइज को चेंज करने के लिए, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, तो होता क्या है कि इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। देखो, मॉलिक्यूलर इंट्रामोलिकुलर फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये क्या करेगा, हमेशा पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल को अपने से बांध के रखता है हमेशा। तो स्वाभाविक बात है कि जब आप किसी एक मॉलिक्यूल को खींचेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल को खींच रहे होंगे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो पड़ोसी वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इसे अपनी ओर खींचेगा, हर तरफ वाला मॉलिक्यूल इसे अपनी ओर खींचेगा। स्प्रिंग नुमा शेप देने का मतलब यहां पे ये हुआ कि आप खींचोगे फिर वो वापस आ जाएगा, आप खींचोगे फिर वो वापस आ जाएगा। स्प्रिंग से ये समझ में इसलिए आता है कि आपने खींचा फिर वो वापस आया। वापस क्यों आया? क्योंकि इसके पड़ोसी वाले जो फोर्स हैं, जो बगल वाले मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इसे वापस लाने की टेंडेंसी में रखती है। इसलिए लिखा भी है, when deforming force is applied to a solid, जब आप किसी सॉलिड पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, the atoms or molecules are displaced from their equilibrium position, जहां पे वो था वहां से वो डिस्टर्ब होके कहीं और चला तो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब पहले जिस स्टेट में वो था, जिस भी अवस्था में थी, वहां से वो डिस्टर्ब होगा नहीं। एंड इंटरएटॉमिक और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस गेट्स चेंज हो जाएगा, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन रिस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप। और ये जो चेंज उनके बीच की मॉलिक्यूल के बीच का गैप जो चेंज हो जाता है नहीं, अब इस गैप को वो कभी देखना पसंद नहीं करेगा, इस गैप को हमेशा वो मेंटेन रखेगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो गैप है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो स्पेस वो बरकरार रहना चाहता है। हर सॉलिड ये स्पेस को बनाए रखनी चाहती है। तो अब ये डिस्प्लेस हुआ तो इसके बीच का स्पेस चेंज हो गया, बढ़ गया या घट गया, लेकिन अब ये क्या करेगा, उसी स्पेस में उसी गैप को फिर से मेंटेन करेगा, वही डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को बनाए रखेगी। इस वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, खुद को रिस्टोर करना पड़ेगा। और रिस्टोर करने के लिए आपको उसको दोनों तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कोई भी मटेरियल इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी शो करती है, कोई ज्यादा कोई कम। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन रिस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप। इसी वजह से सेटअप होती है इन सॉलिड। When deforming force is removed, this restoring force brings the atoms or molecule back to their original position. Restoring force को जब हटा दिया जाता है, तो इसी के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है, तो इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस आ जाती है। ठीक है, एंड द बॉडी एक्वायर्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, फिर वापस वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ चुकी होती है। ये जो इलास्टिक मटेरियल होता है, ये इसकी पूरी कहानी थी। क्लियर है? ठीक है, गुड। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ लेने हैं आगे बढ़ने से पहले। एक है आपको इलास्टिक लिमिट। हमने आपको बताया था कि कोई भी मटेरियल जो है वो अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक किसी लिमिट तक ही इलास्टिसिटी शो करती है। और इसके आधार पर एक सुंदर सा ग्राफ बनेगा जो बहुत ही अच्छे सवाल के तौर पे आता है।
ठीक है। तो जैसे किसी चीज को आप खींचोगे तो खींचने के बाद एक लिमिट होता है, जिसके बाद उसमें वापस आने की जो टेंडेंसी है वो घट जाती है, कम हो जाती है। और कभी एक तो ऐसा होता है कि जब आप खींचोगे या तो वो टूट जाएगा या तो वो वापस आएगा ही नहीं उसके बाद। तो जहां तक इलास्टिक लिमिट क्या है, वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो मतलब वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है कि हम वहां तक तुम हमें फोर्स लगाओगे तो हम वापस आ जाएंगे। जैसे मान लो 100 न्यूटन, एक लिमिट हो गया। 100 न्यूटन से पहले आप फोर्स लगाओगे, जैसे आपने मान लो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्वाभाविक है कि रिस्टोरिंग फोर्स 30 न्यूटन लगेगी और वो खुद को रीअरेंज कर लेगा। लेकिन लगाते 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 आपने 120 लगा दिया, तो 120 लगाने के बाद वो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें एलोंगेशन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसके साइज लेंथ भी इसमें चेंज हो जाएंगे। और वही सब चेंज हमें पढ़ना है। जैसे खींचा आपने और खींचने के बाद कुछ चेंज रह गए तो वो चेंज पढ़ना है। अगर आपने उसे दबाया तो वॉल्यूम में चेंज हो गया, ये चेंज रह गया, स्टे कर गया, उसे पढ़ना हमें। ये सब सारे चेंजेस ही आपको इलास्टिसिटी में पढ़ने होते हैं, जो इसकी वजह से हो रही होती है। इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है जहां तक बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो खुद को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस ला पाए। उसी लिमिट को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? वो लिमिट हो गया। गुड। एक है आपको फिटनेस, इलास्टिक फिटनेस। ये क्या होता है कि आप जब जनरली आपने देखा ही होगा कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो चुके होते हैं, उसके शेप, साइज वगैरह में। अगर वो 100% इलास्टिक नहीं है तो थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है उसकी, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, ऐसा स्टे हो जाता है, मतलब बॉडी में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है। ये डिफेक्ट कह दो या इफेक्ट कह दो या जो भी कहो, इसे इलास्टिक फिटनेस कहा जाता है। ये टेम्पोररी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आप बार बार क्या करते हो, आपने देखा होगा कि आप बार बार स्टील को मोड़ो, बार बार मोड़ो, तो कुछ दिन बाद या कुछ 2-4 टाइम्स करने के बाद वो मुड़ जाएगा, सच में टेढ़ा हो जाएगा, सीधा फिर वापस नहीं हो पाएगा वो। तो रिपीटेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स की रिपीटेशन होने की वजह से उसमें ये इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, ये ना, इसे कहा जाता है इलास्टिक फिटनेस। इसकी वजह से होता क्या है कि ब्रिज आर डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ यूजेस। आपने देखा होगा कि काफी पुराने जो ब्रिज होते हैं वो ब्रिज एक्टिव होते हैं, कोई खराबियां उसमें नहीं होती है, टूटा फूटा नहीं होता है, फिर भी उसमें कहा जाता है कि इतना ज्यादा लोड नहीं ले जा सकते या ये अनसेफ है। कारण क्या है कि लंबे टाइम होने के बाद जो मान लो आयरन रॉड वगैरह यूज किए जाते हैं तो उसमें बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स तो लगता ही है, जिसकी वजह से एक समय के बाद वो अपनी इलास्टिसिटी खो चुकी होती है, जिसके बाद वो अनसेफ हो जाता है, टूटने या मुड़ने या इस सब चीजों का खतरा रहता है। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग, आप बार बार बात करें अगर हम, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है काटा, जिससे हैवी लोड हम लोग मेजर करते हैं उसके वेट को, तो आप अगर बार बार उसको यूज करोगे तो कुछ ना कुछ परसेंट, बहुत ही कम, लेकिन स्प्रिंग में एलोंगेशन स्टे कर जाएगा। तो जब आप अगली बार, जैसे मान लीजिए नया आया, 2-4 दिन तक बढ़िया रहा या 1 सप्ताह 1 साल तक बढ़िया रहा, लेकिन 1 साल के बाद भी अगर आप उस कांटे से मेजर कर रहे हो तो क्या मेजरमेंट एक्यूरेट होगा? एरर आएगी उसमें। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ एलोंगेशन हो चुका होगा, इस वजह से मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी। ये कमियां होगी। स्प्रिंग बैलेंस हो, रॉन्ग रीडिंग आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक यूज करोगे तो वो रॉन्ग रीडिंग देगा आपको। उसी तरह से वी आर एबल टू ब्रेक द वायर रिपीटेड बेंडिंग। आपने देखा होगा स्टील या इसका बार बार बेंड करते हो तो एक टाइम बाद अपने आप टूट जाती है, नहीं? तो ये इसी को कहा जाता है इलास्टिक फिटनेस। बोलिए, ये छोटे छोटे टर्म्स थे, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं ना? ठीक है, चलिए, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में। जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स पार्ट कह सकते हो या जो भी, उनको समझते हैं, है ना? देखिए, आपने टर्म सुना होगा, ठीक है, स्ट्रेस सुना है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर सबको? आ जाओ।
हम लोगों को इसमें पढ़ना है, आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब सारी चीजें पढ़नी है, बिल्कुल ही नई चीज होगी आपके लिए, लेकिन उतना ही आसान है। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहना है बस, और चीजें जहां नहीं समझ में आएगी बोलना है। इसमें कोई टफ न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पड़ता, बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं सिंपल तरह से, और इसका एप्लीकेशन तो एकदम बेसिक सी चीजें हैं। बस कॉन्शियस रहिए, एक्टिवली देखिए और समझिए, डाउट हो पूछिए, चैप्टर आसान है। स्ट्रेस, अब होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज को खींचोगे, उसको खींचोगे, मोड़ोगे, जो भी करोगे, तो होता क्या है कि उसे अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन तक आपके द्वारा लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होती है। इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल नेचर का होता है, और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल नेचर का होता है कि नहीं? तो अब ये खुद को पर यूनिट एरिया कितना रिस्टोर कर पाती है, ये एबिलिटी ही कहलाती है स्ट्रेस। लिखा भी है हमने, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का नाम सुना है, नहीं कहते कि आज हम लोग जनरली टर्म यूज करते हैं, बहुत स्ट्रेस है आज, और कोई बोला कि आज बहुत प्रेशर है, लगभग सिमिलर टाइप का चीज है। इसी से याद रखना, स्ट्रेस मतलब प्रेशर। यूनिट देखो फोर्स का एरिया है, इससे आपको फॉर्मूला और यूनिट याद रहेगा। नहीं कहते बहुत स्ट्रेस है मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसा बोलने की टर्म यूज करते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि स्ट्रेस एक तरह का फिर वही बात, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बात है जो इतना इंपॉर्टेंट बात के बीच में करना जरूरी है? गलत बात। यही चीज नहीं समझोगे तो पूरा स्ट्रेस ही तुम्हारा गड़बड़ होगा। अभी 3 तरह के स्ट्रेस करने हैं हमें, स्ट्रेस नहीं समझा तो उसका टाइप्स क्या समझेगा? ये खुद को, जैसे हमने इसे खींचा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इन्होंने क्या किया, खुद को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगाता है। तो ये खुद को रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाती है उसे ही स्ट्रेस कहा जाता है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कह सकते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगी। क्लियर है? पक्का? गुड। तो स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आई बात समझ में? या आप ये कह सकते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस हिसाब से इसका यूनिट क्या बनेगा? देखो, जो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स बाय एरिया। इसीलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला भूलना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रेशर का याद है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। हाँ, किस तरह के फोर्स लगेंगे उस पर बात करेंगे कि फोर्स के लगने के तरीके अलग अलग होंगे। अगर ये यूनिट हो जाती है डायमेंशन, डायमेंशन ML1 -1 T-2। क्लियर है? एक चीज आपको याद रखना है, आपने स्टार्टिंग में टेंसर का नाम सुना था। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ना ही वेक्टर हो ना ही स्केलर हो, उसे टेंसर कहते हैं। स्ट्रेस टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, स्ट्रेस डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेक्टर वाली भी गुण शो कर दी, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आएगा समझ में? और एरिया को हम लोगों ने स्केलर वाली कैटेगरी में रखी है। एरिया एज अ वेक्टर भी होता है, लेकिन वो अलग। तो ये स्केलर पे भी डिपेंड करता है और वेक्टर पे भी डिपेंड करता है। स्केलर वाली प्रॉपर्टी भी शो करती है, वेक्टर वाली भी प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए ये टेंसर। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये टेंसर, आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है कि टेंसर फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका टेंसर होगा। क्लियर है? अगर यही हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो वो स्केलर हो जाएगी, जबकि ये टेंसर होगा। फॉर्मूला याद रहेगा इसका? इससे समझ में आया? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लगाती है? खुद को ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए, इलास्टिसिटी की वजह से। क्लियर है? गुड। 3 तरह के स्ट्रेस आपको पढ़ने हैं। लॉन्गिट्यूडनल, या इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल, शेयरिंग या टेंजेंशियल, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक, इसको बल्क भी कहते हैं। ठीक है,
वॉल्यूमेट्रिक, ये 3 तरह के स्ट्रेस आपको पढ़ने हैं। इसमें होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें सब एलोंगेशन हो चुका होता है। आई बात समझ में? इसमें एलोंगेशन आपका हो चुका है। शेयरिंग या टेंजेंशियल, इसमें भी चीजें बदल चुकी है। वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम में चेंज आ चुका है। तो ये सब सारे चेंजेस हमें को पढ़ने हैं। क्लियर? शुरू करें पहला। चलो, पहला आपके सामने है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब होता है इसे समझिएगा कि जब ये नॉर्मल, देखो नाम ही है क्या, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल। तो when the stress is normal to the surface, जब किसी बॉडी पे के सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगे और उस परपेंडिकुलर फोर्स की लगने की वजह से स्ट्रेस बने। फिर सुनो, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस बनती है उसी स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। उदाहरण से समझेंगे हम लोग, जैसे मान लो आपने क्या किया, सरफेस के परपेंडिकुलर, आई बात समझ में? जैसे मान लो इस वॉल से ये रड अटैच्ड था, ठीक है, और इस रड को आपने खींचा, तो यहां पे जो फोर्स लगा इस वॉल से परपेंडिकुलरली, नॉर्मल, वॉल के नॉर्मल, तो फोर्स जो लगेगी, फोर्स का डायरेक्शन और कांटेक्ट सरफेस के बीच का एंगल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आई बात समझ में? जो सरफेस है और फोर्स है उसके बीच का एंगल परपेंडिकुलर हो। तो जब भी इस तरह से फोर्स लगने से स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल। नाम से याद रखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पे यूज होगा। जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया यूज होता है, यहां पे परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी तरह के स्ट्रेस में फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही चलेगा। स्ट्रेस में फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही चलेगा। अब फोर्स किस तरह से लेना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल समझ में आया? अब इसको 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है टेंसाइल और एक है कंप्रेसिव। हो सकता हो कि आपने क्या किया है, एक रड को खींचा, ऐसे इस रड को दोनों तरफ खींच रहे हैं, किसी एक तरफ ही वॉल से बात करके खींच रहे हैं। अब खींचेंगे तो इसमें इसके लेंथ में चेंज होगा, लंबाई बढ़ेगी, इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। तो जब यहां पे कि आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, स्ट्रेस बनी, और ऐसे स्ट्रेस की वजह से अगर उसकी लंबाई में चेंज होती है, चेंज मतलब बढ़ती है, इंक्रीजमेंट होती है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। टेंसाइल में लेंथ बढ़ेगी, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है? ये लॉन्गिट्यूडनल का ही है, नॉर्मल का ही है। फोर्स नॉर्मल लगी, लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ, ऐसे स्ट्रेस को टेंसाइल कहोगे, लॉन्गिट्यूडनल का टेंसाइल। और एक होता है कंप्रेसिव, आपने उसे दबाया, कंप्रेस किया तो इसके साइज में डिक्रीजमेंट हुई। और जैसे आपने रड को रखा और इसको कंप्रेस किया, या नीचे रख के आपने इसे कंप्रेस किया, नहीं तो फोर्स जो लगा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगा है। सरफेस ये है और फोर्स ऐसे लगा, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा ना, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो ही गया, लेकिन इसमें लेंथ में डिक्रीजमेंट हुई है, इसलिए इसे कंप्रेसिव कह सकते हो। कोई दिक्कत? कंप्रेसिव और टेंसाइल समझ में आया? जैसे देखो ये बॉडी है, इसको हमने प्रेस किया तो ये दब गई, इतनी दबी, जब ये दबेगी, जब इसके साइज में चेंज, घटाव आएगा, कमी आएगी, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव। क्लियर है? टेंसाइल और कंप्रेस। जैसे यहां भी देखो, यहां पे हमने इसको रखा और इसको खींचा, ध्यान देना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगी है, लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी, हो सकता हो स्टील रड है या कोई रबड़ वगैरह होगा तो लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी। क्लियर? जैसे इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे भी फोर्स परपेंडिकुलर, देखो क्योंकि फोर्स जो लगा है mg वो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो फोर्स परपेंडिकुलर अगर वो लग गया है बॉडी में तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडनल। अगर लेंथ में इंक्रीजमेंट हुई है तो टेंसाइल, अगर लेंथ में डिक्रीजमेंट हुई है तो कंप्रेसिव। क्लियर? बोलिए, यहां से किसी को कोई डाउट तो पूछिए, पक्का देख लीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट तो पूछिए। दो और स्ट्रेस होंगे,
देखो स्ट्रेस तो है ही कि फोर्स पर यूनिट एरिया, बस समझ लेते हैं पहले ये लिखिएगा कि जब स्ट्रेस टेंजेंशियल लगेगा, देखो ना ये वाला, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस फोर्स टेंजेंशियल लगती है। टेंजेंशियल मतलब होता है जैसे ये सरफेस है ना, इस सरफेस के पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगी है। इसमें क्या था, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो वो हो जाएगा नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन अगर सरफेस के पैरेलल फोर्स लगेगी नहीं तो इसे कहा जाता है शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल मतलब एकदम टेंजेंट छू के पैरेलल। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, बॉडी का शेप इस तरह से चेंज होता है। जैसे मान लो सिलेंडर, इसको जैसे बुक होता है ना, बुक पे जब लगाओगे तो बुक ऐसी की ऐसी हो जाएगी, या मान लो क्यूब वगैरह है या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा ब्लॉक है, इस पे अगर शेयरिंग स्ट्रेस लगाओगे तो ये बेस उसका एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें ये चेंजेस आ जाएंगे। देखो बेस ऐसा ही रहा, लेकिन ये ऐसा डिफॉर्मेशन आता है इसमें, ये वाला, ये हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे सवाल से, टेन थीटा वगैरह निकाल के आप इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। देखो ना ये कितना हुआ, टेन थीटा इक्वल टू x बाय l, इतना तरीका वही, फोर्स बाय एरिया, टेंजेंशियल फोर्स बाय यूनिट एरिया। अगर किसी भी बॉडी में जैसे आपने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आई, जैसे आपने हर तरफ से फोर्स लगाया, वाटर में आप रख दीजिए, वो मान लो प्रेशर हर तरफ से बनेगी और इसकी वजह से इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, मान लो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो जब फोर्स के लगने से वॉल्यूम में चेंज आ रहा होता है, इसको हम लोग बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बल्क टर्म काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसे वॉल्यूम के लिए यूज किया जाएगा। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा बॉडी का, लेंथ में चेंज होगा लॉन्गिट्यूडनल नहीं, शेप डिफॉर्म होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं, शेप डिफॉर्म होगा शेयरिंग। अगर मान लो वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक, लोग L फॉर लेंथ नहीं, शेप फॉर शेयरिंग और V फॉर वॉल्यूम। याद रखना बिल्कुल आसान है, और फॉर्मूला एक ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के तरीके अलग अलग होंगे, लॉन्गिट्यूडनल में नॉर्मल फोर्स लेना है नहीं, शेयरिंग में टेंजेंशियल लेना है, और इसमें जो फोर्स लिया जाता है वो पर यूनिट एरिया वाइज देखा जाता है, जो हम लोग सवाल से समझेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछिए, अन्यथा छुट्टी।